अबीर ध्वनि को लेकर वहां से निकल गया। उसका भी दिल आज बहुत उदास था। आखिर वो थे तो उसके पिता ना उनका ऐसा कहना कि अब वो उनके लिए मर चुका है, इस बात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो बस उदास आंखों से गाड़ी के बाहर देख रहा था। उसने बैक व्यू मिरर से ध्वनि को देखा, जिसकी आंखें रोकर लाल हो चुकी थी और वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसे एक गहरा सदमा लगा हो। लोगों की बातें उसके मन को हिलाकर रख रही थी। उसे पता था कि गरीब होना एक शाप है, पर वो उसे सिर्फ इसलिए लगता था जब उनके पास खाने को खाना नहीं होता था, अच्छे इलाज की सुविधा नहीं होती थी और कोई भी आया गया उन्हें जलील करके चला जाता था, क्योंकि एक गरीब की कोई इज्जत और जिंदगी नहीं थी। लोगों की नजरों में जब लोग खुशी से दिवाली पर पटाखे फोड़ते थे, तब उनके पास मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तब उसे सच में दुख हुआ था। पर आज जो उसने अपनी गरीबी के कारण महसूस किया, उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब उसे पता चला कि किसे प्यार करने के लिए फीलिंग्स भले ही हो ना हो पर इक्वल स्टेटस जरूर होना चाहिए। उसने ये बात अबीर से प्यार करते वक्त कभी सोची ही नहीं कि प्यार को पाने की है ही नहीं। ध्वनि इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी जब तक उसे अपने सीने पर किसी के सर का एहसास नहीं हुआ। अरमान धीरे से आकर उसके सीने पर सर रखकर बैठ गया था और उसे बड़े दुखी आंखों से देख रहा था। उसे ध्वनि के आंसू साफ करके कहा, माँ, हम दादा दादी के पास अब कभी नहीं जाने वाले हैं, वो लोग बुरे हैं। ध्वनि ने उसकी बात सुन प्यार से अरमान का गाल सहलाया और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो आपके दादा दादी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अबीर ने उदास आंखों से ध्वनि को देखा। क्या उसे इतना अच्छा होना जरूरी है जो उन लोगों की तरफदारी कर रही है जिन्होंने उसे इस हद तक जलील किया? अरमान ने गुस्से में कहा, नहीं माँ, जो आपके लिए बुरा वो मुझे भी नहीं पसंद। ध्वनि ने बस कुछ नहीं कहा और अरमान को अपने गले से लगा लिया। वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। वो हुबहू उसके अपने बच्चे जैसा था। ध्वनि ने अपने बच्चे को सिर्फ 3 महीने अपने पास रखा था। उसने उसे अपना दूध पिलाया था। वो उसके एहसास को जानती थी। हाँ, अब वो अरमान जितना ही बड़ा होगा, पर शायद वो उसे पहचान ना पाए, पर उसके एहसास को महसूस कर सकती है। और वो एहसास कुछ अरमान जैसा ही था। जब उसने अरमान को पहली बार गले लगाया तो पता नहीं उसे क्यों लगा कि उसका ही अपना बच्चा है, और आज उसका बर्थ मार्क जो उसके बच्चे के सीने पर था वो अरमान के सीने पर भी था। ध्वनि को बहुत बार लगा कि अरमान ही उसका बच्चा है, पर यह संभव थोड़ी है। उसका बच्चा तो अमेरिका में है और ये रेवा और अबीर का बेटा है। अबीर ने शुरू से ही बताया है कि अरमान को रेवा और उसने मिलकर पैदा किया है, तो उसमें सरोगेट का क्या काम? ध्वनि यही सब सोच रही थी कि जल्द ही वो लोग घर आ गए। कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। एकदम मातम सा माहौल छाया हुआ था। कहा सुबह तक सब खुश थे और अब सबके चेहरे की खुशी एकदम से चली गई। दादी को पता था किसी ने कुछ नहीं खाया है और डिनर का टाइम भी हो रहा है, तो दादी ने सर्वेंट्स को खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। ध्वनि ने अरमान को उसका डिजिटल ड्राइंग टैबलेट दिया और ऊपर जाते हुए बोली, दादी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, मैं ऊपर जाकर सो रही हूँ। ये कह वो ऊपर जाने लगी। अभी जानता था कि ध्वनि बहुत उदास है और इसलिए ही ऐसी बातें कर रही है। वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसे फोन बाहर निकालकर बाहर देखा तो उस पर पाख का नाम फ्लैश हो रहा था। अबीर को लगा कि शायद काम से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, तो उसने फोन उठाकर कहा, हाँ पाखी बोलो। उधर से पाखी की खुशी से चहकती आवाज आई, अबीर, गुड न्यूज है, समीर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी करने का प्लान किया है और उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग मालदीव्स में है। अभी यह हल्की सी खुशी दिखाकर कहा, ये तो गुड न्यूज है। पाखी ने कहा, इतना लो साउंड क्यों कर रहे हैं, हमें परसों ही निकलना है। ध्वनि को रेडी कर ले, उसका भी हॉलीडे हो जाएगा और तुम्हारा हनीमून भी। अबीर ने ऊपर जा चुकी ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, पाखी, अभी मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है,
मैं तुझसे कल ऑफिस में मिलता हूँ, और फोन कट कर दिया। अबीर ने सर्वेंट से कहा, ध्वनि और मेरी खाना ऊपर ही भेज दो। ये कह वो ऊपर चला गया। जब वो अपने कमरे में गया तो उसे वहां ध्वनि नहीं मिली। उसने अरमान के कमरे में चेक किया जाता तो वो वहां भी नहीं थी। अबीर थोड़ा चिंतित हो ध्वनि को यहाँ वहां देखने लगा और टॉप फ्लोर पर आ गया। वो उसे यहाँ वहां ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे सबसे आखिर के कमरे से रोने की आवाज आई, जैसे कोई मुंह पर हाथ रखकर रो रहा हो। अबीर को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ और वो उस ओर भागा। उसने दरवाजे को नहीं किया। दौड़ खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ध्वनि जो दरवाजे के पास बैठी रो रही थी, अबीर की आवाज सुन खुद को संभाल बोली, अबीर प्लीज मुझे कुछ देर अकेला रहना है, प्लीज जाओ। अबीर ने दरवाजे पर हाथ रखा और बोला, मैं नहीं जाऊंगा। ध्वनि, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। ध्वनि ने दूसरी तरफ दरवाजे पर हाथ रखा और कहा, मैं एक सही लड़की नहीं हूँ, आपको मेरे लिए अपने रिश्ते दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। अबीर में थोड़ा दुखी होकर कहा, ध्वनि क्या ये फैसला बेया अपना नहीं होना चाहिए, मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। ध्वनि इस बात पर चुप हो गई। अबीर दरवाजे के पास बैठ गया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर मुझे ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे रहना पड़ रहा है तो मैं ऐसे रह लूंगा, पर तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ध्वनि भी दरवाजे के पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे के सहारे लगे ऐसे ही बैठे रहे। काफी देर बाद ध्वनि को लगा कि शायद अबीर जा चुका है। ये सोच वो खड़ी हो ही रही थी कि तभी उसे बाहर सर्वेंट की आवाज आई, सर खाना ले आया हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं है आप यहाँ हो, इसलिए देर हो गई। पर नीचे क्यों बैठी हैं? ध्वनि ने घड़ी की ओर देखा। कम से कम आधे घंटे से भी ज्यादा समय से वो ऐसे ही बैठी हुई थी। तो क्या अबीर तब से ही ऐसा है? ध्वनि तो हैरान रह गई। ध्वनि ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया और अबीर को ऐसे बैठे देख बहुत बुरा लगा। ध्वनि को देखते ही अबीर एकदम से खड़ा हो गया, जोर से गले लगा लिया। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे या करे। उधर जब रेवा को पता चला कि अबीर ने ध्वनि को छोड़ने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में बोली, ध्वनि अब तुझे सिर्फ अबीर की जिंदगी से नहीं, अपनी जिंदगी से हाथ धोने होंगे, और ये शुभ काम मैं कल खुद अपने हाथों से ही खुद करूंगी।